अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। वो प्रश्न हमें ये बताएंगे कि हमने कितना समझा और जाना है इन बातों को जो भी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो शुरुआत करें बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, फ्लोराइड संरचना में Ca+2 आयनों की समन्वय संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्लोराइड संरचना की। ठीक है, फ्लोराइड मतलब हमारा क्या है, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड होगा। तो कैल्शियम फ्लोराइड में आयनों की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, अब कैल्शियम फ्लोराइड में आयनों की संख्या क्या होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी या फिर 3 होगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड जो है वो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोराइड की जब हम बात कर लेते हैं इसमें बच्चों, तो Ca+2 ये हमारा बनाता है फलक केंद्रित। कौन सा बनाता है, फलक केंद्रित, यानी कि ये बनाता है हमारी CCP, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, जिसमें बनता है फलक केंद्रित। Ca+2 हमारा कहाँ उपस्थित है, यह है हमारा जो धनायन है इसमें ये उपस्थित है कोनों, सभी कोनों तथा फलकों पर। ठीक है, तो हमें पता है फलक केंद्रित के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, n की वैल्यू फलक केंद्रित के लिए हमारी होती है कितनी, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, यानी कि 8 कोनों पर और 6 फलकों पर। तो कितना हुआ, यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आई, ये 1 + 3 = 4, यानी n की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 + 3 4। अब जब n की वैल्यू है तो चतुष्फलकीय में, अब हमारा जो यहाँ पे क्लोराइड है वो यहाँ पे CaF2 फ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड मेरा उपस्थित है चतुष्फलकीय में। किसका उपस्थित है, चतुष्फलकीय में। तो चतुष्फलकीय रिक्ति हम कैसे निकालते हैं, चतुष्फलकीय का मान कितना हुआ मेरा, 2n होता है। n की वैल्यू कितनी है मेरी, 4, तो 2 × 4 = कितना हुआ, 8। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर 8 फ्लोराइड है। ठीक है, और कैल्शियम मेरे पास में कितने हैं, यहाँ पर ये है मेरे पास में 4, कितने हैं 4, तो 4 Ca+2 और 8 फ्लोराइड माइनस है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें Ca+2 आयनों की संख्या, यानी Ca+2 की समन्वय संख्या, Ca+2 की समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या कितने फ्लोराइड के साथ में ये स्पर्श करेगा, यानी कि एक कैल्शियम आयन कितने फ्लोराइड आयनों को स्पर्श करेगा। तो चतुष्फल की रिक्ति में है, तो यहाँ पर इसको मैं क्रॉस कर दूं तो मेरे कैल्शियम कितने हो जाएंगे, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 8 अनुपात फ्लोरीन किसको करेगा टच, 4 को। ठीक है, तो कैल्शियम के लिए मेरी समन्वय संख्या कितनी हो गई बच्चों, 8 हो गई। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस स्ट्रक्चर में Ca+2 आयनों की समन्वय संख्या हमको बतानी थी। समन्वय संख्या का मतलब क्या कि ये कितने फ्लोराइड आयनों को टच करेगा या स्पर्श करेगा। अब यहाँ पर मुझे पता है कि ये CCP में कौन सी बनती है स्ट्रक्चर, फलक केंद्रित। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड के लिए तो Ca+2 सभी कोनों पर होगा और कहाँ होगा, फलकों पर। तो उसके लिए n मतलब अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी मेरी, 1 + 3 4 हमने कैलकुलेट कर ली। अब चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए हमें पता है कि मान कितना होता है, हमेशा नंबर ऑफ एटम्स यानी कि अवयवी कणों की संख्या का दुगना, यानी कि 2n। तो n हमने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू मैंने रख दी 8 फ्लोराइड। ठीक है, तो फ्लोराइड किसमें उपस्थित है, चतुष्फल, यानी टोटल 8 फ्लोराइड है। 8 फ्लोराइड है मेरे पास में और 4 कैल्शियम है यहाँ पे। तो इसके लिए कितनी होगी अवयवी कणों की संख्या, क्रॉस हो जाएगा, तो कितनी आ जाएंगे कैल्शियम, कितनी यहाँ पे फ्लोराइड के लिए समन्वय संख्या कितनी हुई कैल्शियम के लिए 8 और फ्लोराइड के लिए कितनी हुई 4। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है, मुझे सिर्फ Ca+2 के लिए पूछ रहा है, तो Ca+2 के लिए मेरे पास आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर स, यानी कि टोटल 8। ठीक है बच्चों, तो ये तो था मेरा इस प्रश्न का उत्तर। चल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एकक स्काई कोशिका में घनत्व निकालने का सूत्र क्या है। हमने अभी देखा है, देखते हैं क्या सूत्र है, A³ × N0 / N × M, N × M
अपॉन ए क्यूब इंटू एन जीरो, या फिर ए क्यूब इंटू एम अपॉन एन इंटू एन जीरो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या फिर मेरे पास में है m इंटू एन जीरो अपॉन ए क्यूब इंटू एन ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब देखो यहाँ पर हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पे n जीरो मेरा क्या है, एवोगैड्रो नंबर। तो हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला ये निकाला था कि d बराबर हमारा है z इंटू m अपॉन, यानी कि m अणुभार अपॉन में ए क्यूब इंटू एन ए, यानी एवोगैड्रो नंबर। तो z हम n भी लिख सकते हैं, इसको नंबर ऑफ एटम्स है, n से भी डिनोट कर सकते हैं, और n a n जीरो यानी एवोगैड्रो नंबर को n जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला कहाँ पे शो हो रहा है, ये मेरा शो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ब ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। किसी भी यूनिट सेल का घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है, ये वाला D इज इक्वल टू Z इंटू एम, यानी Z जो है इसे हम A से N से प्रदर्शित कर सकते हैं और N A को N जीरो से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, पोटेशियम फ्लोराइड की संरचना NaCl प्रकार की होती है। ठीक है, तो सेल किनारे a सेंटीमीटर हो तो K प्लस तथा F माइनस आयनों के मध्य की दूरी क्या होगी, क्या होगी भैया, 2a सेंटीमीटर होगी, a बाई 2 सेंटीमीटर होगी, या 4a सेंटीमीटर होगी, या a बाई 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब बोल रहा है पोटेशियम फ्लोराइड यानी कि KF। अब पोटेशियम फ्लोराइड की संरचना NaCl के हमारी ये जो संरचना होती है, यानी कि ये KF पोटेशियम फ्लोराइड की संरचना क्या हुई मेरी, ये होती है NaCl प्रकार की। तो NaCl की कौन सी होती है, सोचिए, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। इसका सही उत्तर है हमारा फलक केंद्रित। कौन सा है बच्चों, फलक केंद्रित। तो संरचना कौन सी हुई, संरचना हुई हमारी फलक केंद्रित प्रकार की। ठीक है, अब फलक केंद्रित के लिए यहाँ पर जो संरचना है, इसमें हम प्रश्न क्या बोल रहा है हमारे, K प्लस तथा F माइनस आयनों के मध्य की दूरी। ठीक है, तो जो ऋणायन है यानी F माइनस जो है, ऋणायन जो है, ऋणायन कहाँ उपस्थित है, सभी केंद्रों तथा फलकों पर। ठीक है, अब धनायन कहाँ होगा, देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरह से है। मान लीजिएगा बच्चों ये स्ट्रक्चर जो भी मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर सब जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरे प्रेजेंट है फ्लोराइड यहाँ पर। अब बात आती है K प्लस की। K प्लस जो होगा वो मेरा होगा अंतराल पर उपस्थित, अष्टफलकीय अंतराल, अष्टफलकीय अंतराल पर। ठीक है, यानी कि कहाँ पर होगा, ये होगा भुजाओं के मध्य में, भुजाओं पे यानी कि भुजा पर। तो टोटल भुजाओं के मध्य, भुजा के मध्य। अब टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, टोटल है 12 भुजा, यानी कि यहाँ पर है ना, इस तरह से यहाँ पर क्या उपस्थित होंगे, यहाँ पर उपस्थित होंगे मेरे K प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उपस्थित है, K प्लस, यहाँ पे है F माइनस, यहाँ पे भी F माइनस। तो अब ये कह रहा है कि इन भुजाओं के मध्य, यानी भुजाएं कितनी है, टोटल 12 भुजाएं होती हैं। इन भुजाओं के मध्य में यहाँ पर अंतराल में, अष्टफल के अंतराल पर मेरे यहाँ पर क्या उपस्थित है, यहाँ उपस्थित है मेरा पोटेशियम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि K प्लस और F माइनस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, जबकि भुजा हमें कितनी दी हुई है, ये दी हुई है A सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरी वैल्यू कितनी है बच्चों, A सेंटीमीटर। तो जब ये वैल्यू A सेंटीमीटर, तो इनके बीच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए इसका A/2 यानी A की हाफ। तो सही करेक्ट आंसर क्या होगा, A/2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हुआ, A/2 ऑप्शन नंबर ब
यानी कि पोटेशियम फ्लोराइड की संरचना NaCl प्रकार की होती है और इसके किनारे अगर a सेंटीमीटर है तो K तथा F- आयनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, ये होगी मेरी a/2। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कहता है, वो कह रहा है 100 ग्राम FCC क्रिस्टल जिसका घनत्व D हमें दिया हुआ है, यानी घनत्व हमें दिया हुआ, देखो कोर 100 pm है, पिकोमीटर के बराबर है, इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी, क्या होगी 4 × 10⁻25, 3 × 10⁻25, 2 × 10⁻25 या 1 × 10⁻25। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम घनत्व की, डी की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, D = Z अपॉन यानी Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA, यही रहता है। अब हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास में D दिया हुआ है, D कितना दिया हुआ है बच्चों, हमारे पास D दिया हुआ है 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर के लिए हमें पता है क्या होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर, इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। ठीक है, यानी 10⁻⁻10 इज इक्वल टू हमारे बराबर होता है 1 पिकोमीटर के। तो यहाँ पर 100 pm है तो A बराबर मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर मुझे और क्या दिया हुआ है, मेरे पास में M की वैल्यू, D भी मुझे दिया हुआ मिल गया, Z मुझे पता ही है, Z की वैल्यू मेरे पास में FCC के लिए Z कितना होता है मेरा, FCC के लिए Z होता है 4, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं फलक केंद्रित में 4। अब फलक केंद्रित में मेरे पास में 4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी 4 टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। अब वैल्यू किसकी रह गई हमारे पास Na, और Na आपको पता है कितना होता है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ रख दें। अब हमारे पास तो D के बराबर पूछा क्या है, हमें पूछा है परमाणुओं की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब हमारे पास में D गिवन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमें ये निकालना है सबसे पहले। ठीक है, M द्रव्यमान, ये हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब ये वैल्यू निकालेंगे तो हम इजीली जो है वो परमाणुओं की संख्या निकाल पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मेरे पास M निकालना है तो M बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगी वैल्यू, मेरे पास में वैल्यू हो जाएगी D × A³ × Na अपॉन M, यानी कि Z। ठीक है, अब मैंने M की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। D मेरे पास कितना है 10 इंटू A की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 × 10⁻⁻8 का क्यूब। Na यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रख दी 6.023 × 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वैल्यू किसकी रख देंगे Z कितना है मेरे पास इसके लिए 4। ठीक है बच्चों, और जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास M की वैल्यू कितनी आएगी 1.505। ठीक है, मेरे पास वैल्यू आएगी 1.505। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, किसमें निकालना है परमाणुओं की संख्या 100 ग्राम में। ठीक है, 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकाली। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ अणु किसके बराबर होते हैं, अवगैड्रो संख्या के। तो अवगैड्रो संख्या में जब कितने हैं मेरे पास में इतना है, अवगैड्रो संख्या का द्रव्यमान इतना है, यानी कि 6.023 × 10⁻23 अपॉन कितना है 1.505 और कितने ग्राम है 100 में। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, टोटल आएगी मेरे पास 4
इंटू 10⁻25। तो मेरा सही आंसर क्या होगा बच्चों? कहाँ दिख रहा है मुझे आंसर? ऑप्शन नंबर 1, 4 × 10⁻25। दिस इज माई राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस प्रश्न के लिए ये मेरा सही उत्तर है। तो समझ में आया आपको हमने किस तरह से किसकी गणना कर ली? यहाँ पे हमने परमाणुओं की संख्या निकाल ली। ठीक है, यानी कि इस क्रिस्टल में हमें घनत्व भी दिया हुआ है, हमें भुजा भी दी हुई है, हमें सिर्फ परमाणुओं की संख्या निकालनी। तो मैंने सबसे पहले क्या रखा? फॉर्मूला रखा। फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया? ये द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब हम जब ये द्रव्यमान इतने कणों का, तो 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो वो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट करने पे निकल के आ गई है। कितनी है? 4 × 10⁻25। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए आयनिक यौगिकों के क्रिस्टलों में जिसमें धनायन तथा ऋणायन के केंद्र में अधिकतम दूरी होगी। अब ऋणायन और यहाँ पे पूछ रहा है धनायन के केंद्र में किसमें अधिकतम दूरी होगी? LiF, CeSF यानी कि लिथियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड या सीजियम आयोडाइड या लिथियम आयोडाइड। ठीक है, ये हमारे जो आपको दिख रहे हैं 2 ग्रुप से जुड़े हुए यहाँ पे हमारे पास में एटम है। कौन कौन से 2 ग्रुप? एक तो है लिथियम वाला, ठीक है, दूसरा हमारा है यहाँ पर हैलोजन ग्रुप, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि किसके धनायन और ऋणायन के बीच में दूरी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो धनायन और ऋणायन जो भी है बच्चों, इनका जो आयनिक त्रिज्या होती है, जो इनका साइज होता है, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल्स की जब हम बात करते हैं, यानी आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी के अनुसार जब हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है? त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि आकार बढ़ता है। ठीक है, और अगर हम इस तरह से जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, तब उस केस में आकार घटता है। ऐसा क्यों होता है ये पता ही है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर एक नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो नाभिक से दूरी बढ़ती है, और नाभिक से दूरी बढ़ती है तो आकर्षण कम होता है और साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन जब हम दाएं से बाएं से दाएं जाते हैं, तब उस केस में क्या होता है कि साइज छोटा होता है, क्योंकि एक ही कोशिका में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। जब एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन या एक ही कोश में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तब वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है, किसकी तरफ? नाभिक की तरफ, और साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। अब हमारे पास में ये बोल रहा है कि इनमें धनायन और ऋणायन में किसमें जो है वो साइज जो होगा वो कैसा होगा? हमारा बड़ा होगा, यानी कि इनके बीच में दूरी, डिस्टेंस ज्यादा होगी। अब डिस्टेंस ज्यादा कब होगी? डिस्टेंस ज्यादा जब होगी जब इनके मध्य ये जो दूरी है वो कब ज्यादा होगी? जब इनका साइज कैसा होगा? ज्यादा होगा, बड़ा होगा। तो हमें पता है, अगर मैं इसमें बात करूं सीजियम, इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम का। सीजियम का सबसे ज्यादा साइज, और यहाँ पे मेरा आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है। और जब मैं इन दोनों के साथ में बाइंड करके, और अगर कोई मैंने यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे मेरा सीजियम आयोडाइड बन गया, तो यहाँ पे पता है कि मुझे इसका भी साइज ज्यादा है, इसका भी साइज ज्यादा, तो सीधी सी बात है कि उनके बीच की दूरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, दोबारा मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जब हम ग्रुप में या वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ती है। तो इस तरह से लिथियम वाले ग्रुप में जो सीजियम, उसका सबसे बड़ा आकार हुआ, और फ्लोरीन वाले यानी हैलोजन ग्रुप में सबसे बड़ा आकार मेरा आयोडीन का हुआ। और जब मैं इन दोनों के बीच बॉन्ड बनाऊंगी तो दोनों का आकार बड़ा होने के कारण क्या होगा? इनके मध्य की दूरी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो मेरा सही उत्तर इसके लिए क्या होगा? सीजियम आयोडाइड, CSI। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात थी सारी किसके बारे में, क्रिस्टल के घनत्व के बारे में और समन्वय संख्या के बारे में। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम समन्वय संख्या जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही साथ घनत्व की गणना भी हमने सीखी कि किस तरह से हम जो है वो घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, किसका, क्रिस्टल का या फिर इकाई कोशिका का। ठीक है, तो घनत्व निकालने के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला। ठीक है, फिर आप आराम से निकाल सकते हो। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे से एंजॉय किया और समझा इस चीज को। तो समझने के लिए और मुझे देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।